हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूं संविधान की अनुसूचियां। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था संविधान के भाग और 395 अनुच्छेदों के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए उस वीडियो को देखिए, क्योंकि जो कुछ जानकारी है वो उस वीडियो में मैंने बताई है और जो कुछ जानकारी है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसीलिए आप जाइए उस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप इसको देखें। अगर आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी जाके नोट्स तैयार कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। ये लाइन आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, हो सकता है आपको बहुत अच्छे से याद भी हो ये लाइन। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे कि भारतीय संविधान को किसने, संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को। और आपको याद रखना है कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान स्वीकार किया गया था तो उस समय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अनुसूचियों पे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी, लेकिन अब 12 अनुसूचियां हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आते रहते हैं। 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में, लेकिन जब हम करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे मिलते हैं, 400 450 ऐसे उसमें लिखे होते हैं। तो वो क्यों लिखे होते हैं? वो इसलिए लिखे होते हैं कि जो अनुच्छेद तो 395 ही हैं, अनुच्छेदों के अंदर कुछ अनुच्छेद होते हैं जिन्हें उप अनुच्छेद कहा जाता है, तो उन सभी को काउंट कर लिया जाता है। तो इसीलिए अनुच्छेदों की संख्या 450 से ऊपर हो जाती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पहली अनुसूची की कि इसमें क्या है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा किसमें की गई है? प्रथम अनुसूची में की गई है। अब देखते हैं द्वितीय अनुसूची में क्या है। भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा की गई है। तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि द्वितीय अनुसूची में इन सभी के वेतन और भत्ते, पेंशन, इन सभी की चर्चा की गई है। आपको बस इतना ही याद रखना है, इसमें से ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं तृतीय अनुसूची की। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा ली गई शपथ की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि तृतीय अनुसूची में जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है, तो उस शपथ की जो चर्चा है वो तृतीय अनुसूची में की गई है। अब बात करते हैं चौथी अनुसूची में क्या है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले राज्यसभा सदस्यों की चर्चा की गई है। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा के सदस्य आते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, तो उनकी जो चर्चा है वो किस अनुसूची में की गई है? चौथी अनुसूची में की गई है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची की। भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, क्योंकि इससे संबंधित अभी तक कोई भी प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं पूछा गया है। तो अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में जो चर्चा की गई है वो पांचवी अनुसूची में की गई है। ये आप थोड़ा सा याद रख लें, क्योंकि हो सकता है कभी भी भविष्य में क्या पूछे, आजकल एग्जाम में कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब बात करते हैं छठी अनुसूची की। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा की गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की जो चर्चा है वो किस में की गई है? छठी अनुसूची में की गई है। अब बात करें सातवीं अनुसूची की। देखिए, सातवीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच शक्ति के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। इसी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जाता है कि समवर्ती सूची का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो सातवीं अनुसूची में किया गया है। हो सकता है यहाँ संघ सूची के बारे में पूछ ले, राज्य सूची के बारे में पूछ ले, लेकिन अब तक जो ज्यादातर जो प्रश्न बने हैं वो समवर्ती सूची से बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संघ सूची की। संघ सूची में दिए गए सभी विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। प्रारंभ में इस सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। यही पूछा जाता है, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 100 हैं, लेकिन शुरुआत में 97 विषय थे। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको संघ सूची को। अब बात करते हैं राज्य सूची की। तो इस सूची में दिए गए सभी विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, लेकिन कोई कानून अगर राष्ट्र हित में है तो इस सूची में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। प्रारंभ में इस सूची में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले 66 थे, लेकिन अब 61 विषय हैं। किसमें? राज्य सूची में। अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। देखिए, समवर्ती सूची से बहुत सारे प्रश्न मैंने अभी बताया था कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। प्रारंभ में इस सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। तो जो विषयों के बारे में पूछा जाता है कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, या फिर ये पूछा जाएगा कि पहले कितने थे। तो पहले 47 थे, अब 52 हैं। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। देखिए, 8वीं अनुसूची भी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में देश की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में इस सूची में 14 भाषाएं थीं, परंतु 1967 ईस्वी में हुए 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 ईस्वी में हुए 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 2003 में हुए 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषा को शामिल किया गया था। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, इस सूची में प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में केवल 14 भाषाएं थीं। फिर 1967 में एक संशोधन हुआ जो कि 21वें संशोधन के नाम से जाना जाता है, और उसमें सिंधी भाषा को शामिल किया गया था उस समय। फिर हुआ था 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन था, और इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसके बाद हुआ 2003 में जो 92वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, और इसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषा को शामिल किया गया था।
यही प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें, इसका रट्टा मार लो सीधा। तो इन भाषाओं को भी याद रखें कि ये कौन कौन सी भाषा थी जो शामिल की गई थी 2003 में। या तो उस समय पूछेगा या पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन, तो 92वां संविधान संशोधन था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के कानूनों की चर्चा की गई है। इस सूची को 1951 में हुए प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में इस सूची में 284 अधिनियम हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर राज्य द्वारा जब संपत्ति के अधिग्रहण जो होता है उसके लिए जो कानून होता है, तो उस कानून की जो चर्चा है वो 9वीं अनुसूची में की गई है। और जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ठीक है, तो उस समय इस अनुसूची को जोड़ा गया था, क्योंकि शुरुआत में संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, तो ये 9वीं है। इसे कब जोड़ा गया था? 1951 में। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं अब। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून की चर्चा की गई है। इस अनुसूची को 1985 में हुए 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो जो दल बदल से संबंधित कानून की जो चर्चा है वो किसमें की गई है? 10वीं अनुसूची में की गई है। और इस अनुसूची को कब जोड़ा गया था संविधान में? 1985 में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया था। अब बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं की चर्चा की गई है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इस अनुसूची को 1992-93 में हुए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये प्रश्न भी बहुत बार अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखें। ये अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से याद रखें। इसमें किसकी चर्चा की गई है? पंचायती राज संस्थाओं की चर्चा की गई है। और पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और इस अनुसूची को कब जोड़ा गया था संविधान में? तो 1992-93 में एक संशोधन हुआ था जिसे 73वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, तो उसी समय इसको जोड़ा गया था। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषदों की चर्चा की गई है। इस अनुसूची को 1993 में हुए 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें। तो 12वीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? नगरपालिका, नगर निगम और नगर परिषदों की चर्चा की गई है। और इसे कब जोड़ा गया था? 1993 में जोड़ा गया था। वो कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि जितना इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। तो अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा तिबारा जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। और अगर आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो वहां से जाके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।